हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जनजातीय कार्य विभाग की निर्देशिका जारी हो चुकी है और अगर अभ्यर्थी इन निर्देशों का पालन करते हैं तभी ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम करवा पाएंगे। देखिए क्या निर्देशिका है। और यहाँ पर केवल ये जनजातीय कार्य विभाग वाले अभ्यर्थियों को नहीं देखना है, ये डीपीआई से जुड़े सभी अभ्यर्थियों को देखना है, क्योंकि यही निर्देशिका आपकी डीपीआई में जारी होगी। जब डीपीआई में ये निर्देशिका जारी होगी तब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। इसलिए आप ये निर्देशिका अगर पहले देख लेते हैं तो क्या होगा, बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये निर्देशिका दी हुई है और ये निर्देशिका देखना आप सभी के लिए, ये कुछ पॉइंट है, निर्देश दिए गए हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश जनजातीय और अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग भर्ती नियम 2018 तथा यथा समय पर संशोधन, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2024 में आयोजित की गई। चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन सूची जारी की कर अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड सत्यापन विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है, जो आप सभी को मालूम है आज 9 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। अगला पॉइंट है आपका विषयवर और प्रवर्ग रिक्त कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार ही होगी। यानी जितने भी आपके पद भरे जाएंगे, जितने विज्ञापन में दिए गए थे उतने ही पद भरे जाएंगे। विभाग द्वारा इसमें कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं की गई। तीसरा पॉइंट है उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और निहारताएं, यानी कि आपकी योग्यताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन समय में जारी की गई नियम पुस्तिका के अनुसार ही लागू होंगे। देखिए जो यहाँ पर आपके लिए शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, जैसे कि जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और बोला गया था जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में नहीं होंगे उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, तो उन्हीं निर्देशों का यहाँ पर पालन होगा। साथ में जैसे कि जाति हो गया आपका, या आयु सीमा जो दी गई है उसी आयु सीमा के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। और आरक्षण, जिस आपने अगर आरक्षण कैटेगरी को टिक किया है तो आरक्षण कैटेगरी के हिसाब से ही आपको उसी कैटेगरी में ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। अन्यथा अगर आप दूसरी कोई कैटेगरी उसमें चेंज करते हैं या फिर दूसरी कोई कैटेगरी टिक कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। ये पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है और आप भी पढ़ते चलिए, हम भी इसलिए आराम आराम से आपको बताते चले जा रहे हैं क्योंकि यही आपका डीपीआई के लिए भी जारी होगा। अधिनियम, नियम, निर्देश, विभिन्न अधिसूचनाएं और इस निर्देशिका के माध्यम से किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम, नियम, अधिसूचना, निर्देश ही मान्य होंगे। यानी कि जो मान लीजिए अगर ईएसबी ने कुछ ऐसा कुछ अलग से उसमें प्रावधान जोड़ दिया गया, तो जो 2018 की भर्ती का नियम है उसे फिर देखकर आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। अगर ईएसबी ने कोई नियम बदला है तो 2018 के अनुसार फिर विभाग क्या करेगा, 18 की भर्ती में जो नियम था उसी को देखकर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम है वो संपन्न करवाएगा। अगर मान लीजिए ईएसबी ने नियम चेंज किया है और 18 की भर्ती में कुछ और नियम था तो 18 की भर्ती का नियम ही मान्य होगा। और बाकी यहाँ पर जैसे समय समय पर कुछ नियम चेंज भी किए गए हैं तो वो विभाग ने उसके लिए अधिसूचना अलग से जारी की थी, तो वो विभाग के परिवर्तित नियम ही मान्य होंगे। यहाँ पर दोनों प्रकार से विभाग ने बोल दिया है, वो आपको समझना होगा। 5वां नियम है आपका, अभ्यर्थियों में यह अपेक्षित है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम, नियम और निर्देशों का अध्ययन कर लें। विवरण एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर, ये वेबसाइट दी गई है, उपलब्ध है। तो देखिए हमने पहले ही कहा है, आप पहले पूरे नियम जो हैं आपको कल दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उन नियमों का पहले से आप अध्ययन कर लीजिए, उसके आधार पर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइएगा। अन्यथा क्या होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं उस समय गलती से
देखिए अब हम किसी का नाम ये नहीं कहेंगे कि जानबूझ के करते हैं। देखिए गलती से उन्होंने एससी टिक कर दिया और बाद में वो ऐसा हमारे पास एक कमेंट भी आया है, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। अगर बाद में वो एसटी टिक कर देते हैं तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही होंगे। यानी इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप पहले निर्देशों का, यानी अगर आपने एससी टिक किया तो एससी ही आपको टिक करना होगा और एससी का सर्टिफिकेट ही लगाना होगा। अब अगला नियम है प्रक्रिया शुल्क। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर शुल्क 100 रुपये दस्तावेज अपलोड सहित तय होगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक 5 रुपये प्रति दस्तावेज मान्य किया होगा। यह शुल्क आपको मतलब उनको देना होगा। क्या है देखिए यहाँ पर जो एमपी ऑनलाइन पर 100 रुपये तो आपको पोर्टल चार्ज देना होगा और आप जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो सर्टिफिकेट, उसमें आपने कहा था ना कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे सर्टिफिकेट लगाना है कि नहीं लगाना, लगाना है। जितने भी आप दस्तावेज उसमें अपलोड करवाते जाएंगे 5 रुपये शुल्क के हिसाब से, यानी 5 रुपये पेज के हिसाब से वो काउंट करेंगे, ये मान के चलिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया, ये तकनीकी समस्या के समाधान के लिए, देखिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को ये चीज़ समझना होगी। ये नंबर दिया है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्रातः 9:30 बजे से रात, यानी जिसको आप सब रात बोल देते हैं, रात 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पर अधिकारी मिलेंगे, ये नंबर लिख लीजिए। सभी को जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर संपर्क करेगा। अब यहाँ से और भी महत्वपूर्ण निर्देश आपके चालू हो चुके हैं, तो पूरे ध्यान से देखते चलिए। देखिए आप लोग जल्दबाजी में बिल्कुल दस्तावेज अपलोड मत कीजिएगा, ये आपकी नौकरी का सवाल है। अच्छे से पहले वीडियो देखिएगा क्या क्या दस्तावेज अपलोड करवाना है। कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हम, बल्कि आप ये देखेंगे अन्य यूट्यूब वाले आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करते। और हमने, अगर आप, हमारे हाथ में मोबाइल होता है या हम जिस भी इस पर उसको देख रहे होते हैं, मान लीजिए हमारे पास जैसे आपका कमेंट आता है तो किसी किसी को तो हम 5 मिनट के अंदर ही रिप्लाई दे देते हैं। और अगर हम थोड़ा बिजी होते हैं या नहीं देख पाए तब भी आपको 24 घंटे 12 घंटे के अंदर अंदर 6 घंटे 7 घंटे के अंदर रिप्लाई हर अभ्यर्थी को हम करते ही हैं, क्योंकि हम समझते हैं। देखिए फिर दूसरी बात, किसी का अगर महत्वपूर्ण कमेंट होगा उस पर और जल्दी रिप्लाई दे देते हैं। और अगर मान लीजिए किसी का ऐसे ही कमेंट है तो हर किसी के कमेंट पर हम जैसे रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी कमेंट पर रिप्लाई हमेशा ही करते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो, हम बार बार यही बोल रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमें लगा कि इस प्रकार से और भी अभ्यर्थी इस समस्या से जूझ रहे होंगे तो हम इसलिए इस पर वीडियो भी बना देते हैं। दूसरी बात, कुछ चीज़ें कमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन करना भी नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपका 8वां जो है, इसमें देखिए दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया। तो ये आपको कैसे करवाना है और इसमें ये दिया हुआ है। अब आपका 8वां पॉइंट है दस्तावेज सत्यापन और अपलोड करवाने की प्रक्रिया। तो देखिए इसमें दस्तावेज सत्यापन आपको नियमानुसार ही करवाना होगा। इसमें आप अपने हिसाब से उसमें कोई भी संशोधन मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरा था उसका एक जो पावती होगी, जो आपके पास एक रिसिप्ट होगी जो निकली होगी, उसी के अनुसार ही आप डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड कीजिएगा। अन्यथा एक्स्ट्रा और कुछ कम दस्तावेज अपलोड मत कीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अब कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न अनुसार दस्तावेज पर निर्धारित समय अवधि में ही अपलोड, यानी समय अवधि का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या रहता है, बहुत सारे अभ्यर्थी आराम से काम करते हैं, ज़्यादा आराम से भी नहीं करना और ज़्यादा हड़बड़ी में भी नहीं करना है। आज से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल आज आप पहले बैठकर अच्छे से सब चीज़ें देख लीजिए और कल जाकर दस्तावेज अपलोड करवाना शुरू कर दीजिए। वैसे तो पहले ये सब चीज़ें कर लेना थी, क्योंकि फिर जो सर्वर होता है वो भी डाउन हो जाता है। दस्तावेज अपलोड करवाते समय अभ्यर्थी को ये प्रविष्टि करनी होगी कि वह
किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना चाहते हैं। अभ्यर्थी शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया होगा। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन करना होगा। सत्यापन हेतु जिले और कार्यालय के आवंटन अंतिम अधिकार आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग का होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि मान लीजिए, देखिए, जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं वो तो कहीं से भी दस्तावेज सत्यापन किसी भी जिले से करवा सकते हैं और जिले का चुनाव कर सकते हैं। बाकी जो अतिथि शिक्षक हैं, जिस जिले में उन्होंने पढ़ाया हुआ है उसी जिले में उनको अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दस्तावेज सत्यापन करवाना होंगे। और साथ में जिन्होंने 2 जिलों में पढ़ा रखा है तो दोनों में से किसी एक को चयन करना होगा। बाकी उसके बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईएसबी बोलता है 4 ऑप्शन टिक कीजिए आपको किन जिलों में पेपर देना है। उसके बाद वो 4 जिले आपको कभी नहीं मिलते हैं और या वो संभाग ही नहीं मिलते हैं, वो अलग संभाग दे देते हैं। यहाँ पर भी वही नियम फॉलो किया जाएगा, यानी कि ज़िले तो आपको भरना है लेकिन अंतिम निर्णय जनजातीय कार्य विभाग के हाथ में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी समझ गए होंगे। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थी को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त संभागों को प्राथमिक क्रम में देना अनिवार्य होगा। उपरांत लोक पर पोर्टल शुल्क का भुगतान भी करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, दस्तावेज अपलोड करवाते समय संभाग को प्राथमिकता देनी होगी और संभाग में जितने ज़िले आते हैं उनको भी लोक करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन बाद में फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो, और बाद में उसका भुगतान भी करना होगा। जैसे मान लीजिए इंदौर संभाग है, अब इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं तो 8 को ही आपको चयनित करना होगा। फिर उनका जो शुल्क है वो भी, जाने उनकी फ़ीस भी भरना होगी। तो ये एक लूटपाट का तरीका है विभाग द्वारा जो अच्छा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड और समस्त संभागों को प्राथमिक क्रम में दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, हमने क्या कहा, पैसा कमाने की अच्छी टेक्निक है विभाग की। अगर आप लोग फीस नहीं देंगे तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी पैसों की व्यवस्था भी कर लीजिए, हड़बड़ाहट में ऐसा मत कीजिएगा। जैसे इंदौर है, जबलपुर है, 8 ज़िले लगते हैं एक एक संभाग को, तो 8 ज़िलों का ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट का दावा रखता हो। देखिए, फिर से बोल रहे हैं कि अपना जो टैक्स है, यानी जो सरकार को आप टैक्स देते हैं वो साथ में ले जाइएगा, नहीं तो भर्ती प्रक्रिया से एक बार बाहर किए गए तो दोबारा आप ये मत सोचिएगा कि सेकंड काउंसलिंग में आपको सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर आपको अगला पॉइंट देखना होगा, संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त या जिला संयोजक कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज और उनकी 100 प्रमाणित प्रतियों के 2 हस्ताक्षरित सेट साथ में लाना होगा और सेट सत्यापन के दौरान संबंधित, देखिए अभी तो ये चीज़ें सभी ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही जमा करवाना होगी, क्योंकि पहले आप कार्यालय में जाते थे तो ये कार्यालय के हिसाब से उन्होंने उठाकर वही का वही डाल दिया, लेकिन अभी अब चीज़ें क्या होंगी, ऑनलाइन होंगी। तो ऑनलाइन ही दस्तावेजों के सेट जो है आपको उस पर अपलोड करवाना होंगे। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज और उनकी 100 प्रमाणित प्रतियों के 2 हस्ताक्षरित सेट साथ में लाना होगा। सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों के मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा उनका ऑनलाइन प्रमाणित किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेज प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को, यानी जो आपको ऑनलाइन दस्तावेज आपने पहले अपलोड किए हैं वो भी साथ में आपको अपलोड करनी होगी।
अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन अधिकारी के समक्ष, यहाँ पर देखिए अधिकारी है, वहाँ पर आपको पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स मतलब जो है जमा करवाने, वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद जिस प्रकार आप अधिकारी को देते थे उसी प्रकार एक अन्य पोर्टल खुलेगा, उस अन्य पोर्टल पर आपको ये सभी चीज़ें जमा करवाना होगी वित्त पावती सहित। और पहचान हेतु अपनी आईडी यथा आधार कार्ड इत्यादि साथ में उपस्थित करवाना होंगे। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा। इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए जब पहले भी हमने आपको बोला था कि आप जो भी संशोधन वगैरह करवाना है वो पहले करवा लीजिए। यहाँ पर कुछ भी अनुरोध, जैसे कि आप बोल दें हमारी अंक सूची में ये चीज़ें गड़बड़ है, हम सुधार करवा कर 1 महीने में जमा करवा देंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब तो ऑनलाइन हो चुका है। देखिए जब ऑफलाइन था तब ये बोल रहे थे कि सुधार के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, तो अभी जब ऑनलाइन हुआ तो फिर कहाँ से देंगे। अभी तो ऐसे अभ्यर्थियों को उठाकर बाहर ही विभाग कर देगा। अगला पॉइंट है अंक सूची या उपलब्धि, यानी शैक्षिक और व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्य होंगे। देखिए ऐसे संस्थान से जिन लोगों ने कर रखा होगा, यानी शैक्षिक और उनकी व्यावसायिक योग्यता होगी, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, उनकी मान्यता नहीं है सरकार के समक्ष, उनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिवाहित समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्वीकार किए जाएंगे। यानी हमने क्या बोला है, जो डिजिटल हो, जिन पर जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साइन होंगे, उन्हीं के जो जाति प्रमाण पत्र या आपका मूल निवासी या जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको लगाना होगी। अगर आप समक्ष अधिकारी प्रमाणित नहीं लगाते तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, वादन और नृत्य के लिए। ये देखिए स्पेशल है, यहाँ पर पूरे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी शामिल हैं, यहाँ पर सभी अतिथि शिक्षकों की बात नहीं की गई। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ विशेष इनकी बात की गई के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया, सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। यानी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के टिक किया है और अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र है तभी ही आपको उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, माननीय उच्च न्यायालय 9वें नंबर पर पहुँच गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक ये दिया हुआ है में पारित आदेश दिनांक 13/3/2026 के अनुपालन में। देखिए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए एक विशेष बात निकल कर आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक इतना में पारित आदेश दिनांक 13/3/2026 के अनुपालन में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक ही मान्य होगा। यानी आपको इस पर भी हम डीप में जानकारी देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट अगला है, अतिथि शिक्षकों संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार ही मान्य होगा। देखिए कौन सा, अभी जैसे अब सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि कौन सा अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, इस पर भी जानकारी दीजिए। अब यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिला अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र GSMF पर दिखाया जा सकता है। जनजातीय कार्य विभाग जिला संयोजक या महासहायक आयुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षरित एवं पद मुद्रित, यानी कि वो भी वो होती है, सील होती है, वो से जारी किया गया ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए किसी शैक्षिक सत्र में नियमित रूप से छात्र उपाधि अर्जित की गई तो उस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक विशेष चीज़ दी गई है जो आप सभी लोग पूछ रहे थे कमेंट करके। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया उस स्थान से भिन्न स्थान पर नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की तो उस अवधि को अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र और 200 दिवस प्रति शैक्षिक सत्र 30 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य होगी, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थता मान्य नहीं की जाएगी। अगला है आपका, जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर की स्थिति में अभ्यर्थता मान्य नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है यहाँ पर, चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ अतः समक्ष अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार निर्देशित नियुक्ति की जाएगी, यानी कि वो पूरा हमने आपको बता रखा है पहले। जिन अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक प्राप्त किए गए हैं उनका दायित्व होगा कि वे उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग की नहीं होगी। अगर कर्मचारी चयन मंडल जो परीक्षा परिणाम जारी करता है उसका बाद में कोई डेटा वगैरह में परिवर्तन करता है तो जो विभाग है उसकी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसी को फिर से यानी कुछ अभ्यर्थी जैसे मेरिट में अंदर और कुछ बाहर हो जाते हैं तो फिर उसी के आधार पर ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, विभाग इसमें कुछ भी नहीं करेगा। अंतिम रूप से अर्हता पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति निर्देश जारी किए जाएंगे। तो यानी जिनके सभी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, जिनका वेरिफिकेशन अच्छे से होगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा, अन्यथा किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश नहीं दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल अपडेट करवाना। ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि कब तक करवाना है, ये पूरा उसमें नीचे साइन वगैरह दिया है और मोबाइल नंबर भी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये पूरे निर्देश अच्छे से देख लिए होंगे। अगर इन निर्देशों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी और आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ में देखिए जो DPI से जुड़े अभ्यर्थी हैं उनको भी ये चीज़ें अच्छे से मेंशन करना होगी। इस बार थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि पिछली बार ऑफलाइन था, इस बार ऑनलाइन सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, होल्ड तक नहीं किया जाएगा।